नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर लखनऊ गई पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ पुलिस पर उनके साथ हाथापाई करने, घसीटने और उनका गला पकड़ने का आरोप लगाया। प्रियंका नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जेल भेजे गए पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी के परिवार से मिलने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान पुलिस ने उनकी गाड़ी को रास्ते में रोक दिया, जिसके बाद वो पैदल ही चल पड़ी। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। गुवाहाटी में राहुल गांधी ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि असम को नागपुर और आरएसएस के चड्ढी वाले नहीं चलाएंगे। पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली में सर्दी कोहराम मचा रही है। राजधानी में दिसंबर के महीने में सर्दी के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और इस बीच लोधी रोड पर आज सुबह पारा 1.7 डिग्री तक गिर गया, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग कांप उठे। और सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक ट्रक में हुए जोरदार बम धमाके में कम से कम 90 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें ज्यादातर छात्र थे। बताया जा रहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुआ यह हमला हाल में हुए हमलों में सबसे बड़ा है। चेन्नई में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चेन्नई में तौहीद जमात ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली और जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में लोग अलग अलग तरह की तख्तियों पर नारे लिखकर लाए थे। लखनऊ में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया। इस मामले में प्रियंका ने रोके जाने पर सवाल पूछा। बीच सड़क पे आके रोक रहे हैं, एक्सीडेंट करा देते हैं, एक्सीडेंट करा देते हैं। इस तरह से कोई रीजन है, कोई कारण है, क्यों रोक रहे हैं? उसके बाद विरोध जताते हुए प्रियंका गांधी ने आगे का रास्ता पैदल ही तय किया। संघर्ष करो, पैदल ही तय किया। संघर्ष करो, उत्तर प्रदेश में बिहार मुर्दाबाद। पश्चिम बंगाल के नादिया में वीएचपी कार्यकर्ता के मारे जाने के बाद स्थानीय लोग भड़क गए और पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस से भिड़ गए। आक्रोशित लोगों को हटाने के लिए पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आम लोगों और छात्रों ने बड़ी संख्या में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में विशाल रैली निकाली और सरकार के समर्थन में नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के दमोह में सादी वर्दी में 2 पुलिस वालों ने एक नाबालिग की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान वहां मौजूद कई पुलिसकर्मी मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे। इस मामले में एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। बता दो, जल्दी नहीं करो तो हमने वहाँ का था, हमने बता के ही राजस्थान के जैसलमेर में टिड्डी दलों के हमले में कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के बीच संकट मोचन मंदिर में भगवान हनुमान समेत सभी देवताओं को गर्म कपड़े पहनाए गए। कर्नाटक के चामराजनगर के गांव में गन्ने के खेत में तेंदुए के 2 सुंदर शावक देखे गए जो खेल रहे थे। मुंबई की फुटबॉलर मैरी नायडू, जिसे पीएम मोदी ने सम्मानित किया था, वो अब बेघर होकर फुटपाथ पर रहने को मजबूर है।
मेरी के मुताबिक 2010 तक वो एक झुग्गी में रह रही थी, जिसे मुंबई महानगर पालिका ने गिरा दिया। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में कड़ाके की ठंड के बीच हाईवे जाम होने की वजह से सड़कों पर भयानक जाम लग गया, जो कई किलोमीटर तक देखा गया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोग खासे परेशान दिखे। लखनऊ में प्रियंका गांधी के काफिले को पुलिस ने उस वक्त रोक दिया जब वो पूर्व आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी से मिलने उनके घर जा रही थी। एसआर दारापुरी को 19 दिसंबर को लखनऊ में नागरिकता कानून के खिलाफ हुई हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर लोगों को उकसाने के आरोप थे। इस सिलसिले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जब प्रियंका गांधी को रोका गया तो वहां पर हंगामा खड़ा था। लेकिन ये पूरा वाकया तब और ज्यादा ड्रामेटिक हो गया जब प्रियंका गांधी गाड़ी से निकलकर पैदल चलने लगी। उनके समर्थक उनके साथ चलते रहे और इस दौरान लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। इसके बाद जबरदस्त नारेबाजी होती रही प्रियंका गांधी के समर्थन में, और इसके बाद प्रियंका गांधी एक नेता के साथ स्कूटी पर बैठ गई। पुलिस वालों से यहां पर भी उनकी बहस होती है, लेकिन वो स्कूटी पर बैठकर वहां से निकल गई और इस तरह वो दारापुरी के घर तक पहुंची, जहां समर्थकों की भारी भीड़ उनके साथ। पूर्व आईपीएस अफसर से मिलने के बाद प्रियंका गांधी वापस लौटी और इस बार भी सड़क पर पैदल चलते हुए ही आई। उनके साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम लगातार नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहा था। इस तरह प्रियंका का लखनऊ दौरा एक सियासी ड्रामे में तब्दील हो गया। इस अफसर से मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस पर तीखा हमला बोला। पैदल चलने लगी तो फिर मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे ढकेला। पुलिस वालों ने आपको धकेला? हाँ, एक महिला पुलिस कर्मचारी ने। मैं गिर गई। नहीं, फिर मैं चलती रही। थोड़ी देर बाद फिर मुझे रोका, फिर मुझे पकड़ा, तो मैं अपने कार्यकर्ता के 2 व्हीलर पे बैठ के उनके साथ चली गई। उसके बाद उन्होंने उस 2 व्हीलर को घेरा, तो फिर मैं लेकिन इससे पहले लखनऊ में संविधान बचाओ भारत बचाओ रैली की अगुवाई करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन अहम बात यह रही कि इस दौरान उन्होंने यूपी में कांग्रेस के अपने दम पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में दूसरी विपक्ष की पार्टियां कुछ ज्यादा कह नहीं रही। अब डर रही है वो क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे मैंने कहा हम डरने वाले नहीं हैं। हम आवाज उठाते रहेंगे, चाहे हमें अकेला चलना हो। हमें ये तैयारी करनी है कि हम उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव में अकेले चलें। इसके लिए हमें बहुत मजबूती चाहिए, इसके लिए हमें अनोखे लाल भी चाहिए, आप भी चाहिए, आप भी चाहिए कि आप सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेतागण इस मंच में बैठे हैं, आप सब संघर्ष करें। मेरठ के एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह नागरिकता कानून का विरोध कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों पर इस कदर भड़के कि उन्हें पाकिस्तान चले जाने को कह दिया। यूपी के पुलिस महकमे को एसपी के इस बयान पर खास आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका वीडियो सामने आते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि मेरठ के एसपी सिटी ने विरोध कर रहे लोगों को न सिर्फ कड़े लहजे में धमकाया, बल्कि उन्हें पाकिस्तान चले जाने को कहा। पाकिस्तान चले जाए, फ्यूचर काला होने में ना लगेगा सेकंड डबल के, एक सेकंड हम सब कुछ काला नहीं, जिंदगी नहीं काली, इतना ही है। नहीं गलत बात नहीं है, इसमें नहीं रहने का मन है, चले जाओ, आओगे यहाँ आओगे कहीं और। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो 20 दिसंबर का है, जब मेरठ में नागरिकता कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था। इसी दौरान एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह और एडीएम अपनी टीम के साथ प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए एक गली में पहुंच गए। फोटो ले लिया, बताऊंगा, इनको बता देना था। 4 थे, फोटो हो गई। पूरी बात मुझे याद हो गई, याद रखना है। जब मुझे याद हो जाता है ना तो मान ही कर सकता। इस दौरान गली के बाहर खड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस से सहयोग किया और पुलिस के साथ अच्छी तरह से पेश आए।
लेकिन पुलिस की टीम का रवैया तल्खी वाला ही रहा। घटना के हफ्ते भर बाद जब ये वीडियो सामने आया तो यूपी पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हुए। लेकिन न तो एसपी सिटी को अपने बयान पर अफसोस है, न ही उनके अधिकारियों को। वहां पर भारत विरोधी नारे और पड़ोसी देश के फेवर के नारे लग रहे थे। पीएफआई और एसडीपीआई के पर्चे बांटे जा रहे थे। वैसी स्थिति में यहाँ पूरे मेरठ में घटनाएं हो रही थी। मेरा स्पष्ट मानना है कि शब्दों का चयन कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने संयम का परिचय देते हुए वहां न तो लाठीचार्ज किया, न तो कोई फायरिंग की। हाँ, उसमें उन्होंने जब पाकिस्तान जिंदाबाद किया फोर्स को देखकर और जो माहौल चल रहा था उसमें उनकी ये नारेबाजी आपत्तिजनक थी। तो मेरे द्वारा उनसे यही कहा गया कि अगर उनसे ज्यादा प्यार है और यहाँ से इतनी नफरत है कि पत्थर चलाने की और इस तरह की हरकत करने की नौबत आ गई है तो फिर ये ठीक नहीं है। मेरठ पुलिस ने दलील दी है कि इस वीडियो के जारी करने के पीछे साजिश है और कुछ लोग मेरठ में मुश्किल से बहाल की गई शांति को भंग करना चाहते हैं। लेकिन यूपी पुलिस की सफाई से सियासी हंगामा नहीं थमा। कांग्रेस ने पुलिस के इस रवैये पर एक के बाद एक कई हमले किए और इसी बहाने बीजेपी सरकार को भी घेर लिया। और दिग्विजय सिंह ने तो मेरठ के एसपी सिटी को गिरफ्तार करने की मांग उठा दी। किसी भी पुलिस के अधिकारी ने ये कहा है तो उसे तत्काल बर्खास्त ही नहीं करना चाहिए, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन मामले ने सियासी तूल तब पकड़ा जब प्रियंका गांधी ने एसपी सिटी का वीडियो ट्वीट करके लिखा कि भारत का संविधान किसी भी नागरिक के साथ इस भाषा के प्रयोग की इजाजत नहीं देता और जब आप अहम पद पर बैठे अधिकारी हैं तब तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बीजेपी ने संस्थाओं में इस कदर सांप्रदायिक जहर घोला है कि आज अफसरों को संविधान की कसम की कोई कदर नहीं है। और फिर लगे हाथ कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी में खुली छुट्टी दे दी है लोगों को, जो चाहे वो कहें। ये कहाँ कोई नियम नहीं, कोई असूल नहीं, कोई परंपरा को मद्देनजर रखा नहीं। हालांकि इसका जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। उमा भारती ने ट्वीट करके लिखा कि मेरठ के एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह का पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे, पुलिस को मां बहन की गालियां दे रहे, पत्थर फेंक रहे, आगजनी कर रहे दंगाइयों से ये कहना कि तुम पाकिस्तान चले जाओ एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसके बाद उमा भारती ने राहुल और प्रियंका को घेरते हुए लिखा कि पुलिस वालों के भी परिवार होते हैं और देशभक्ति का जज्बा उनमें भी प्रबल होता है। ऐसे में इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना इन दोनों भाई बहनों की घिनौनी साजिश है। दिल्ली में ठंड ने पिछले 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 118 साल में दिसंबर का महीना सबसे सर्द दिसंबर दर्ज किया गया, लेकिन शनिवार को दिल्ली का तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। और जाहिर है इस ठंड ने दिल्ली वालों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। कोहरे की चादर में लिपटे इंडिया गेट के इलाके में सुबह 10 कदम की दूरी से आगे देख पाना नामुमकिन था। साथ के साथ दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज शनिवार सुबह तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस था, जो कि बेहद कम है और सामान्य से 3 या 4 डिग्री कम तापमान है। ये स्थिति है दिल्ली की ठंड की। आप देख सकते हैं जहां मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे एक तरफ इंडिया गेट है जो दिखाई नहीं दे रहा है और दूसरी तरफ राजपथ पर राष्ट्रपति भवन है, वो भी दर्शकों को दिखाई नहीं देगा। ये कोहरे की स्थिति है दिल्ली में। दिल्ली की सर्दी मशहूर है, लेकिन ऐसी सर्दी तो खुद दिल्ली वालों ने कभी नहीं देखी और 100 सालों में सबसे ठंडे दिसंबर का असर रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ नजर आया। इंडिया गेट और आसपास के इलाके में जहां सुबह सवेरे लोगों का जमावड़ा हुआ करता है, वहां सन्नाटा नजर आया। इसी तरह यमुना के पास अक्षरधाम मंदिर इलाके में गाड़ी चलाना मुश्किल काम साबित हुआ। कोहरे की वजह से सामने दूर तक देख पाना मुश्किल था, लिहाजा गाड़ियां रेंगती नजर आईं। नजारा ऐसा था जैसे रात हो गई हो। सभी गाड़ियों की हेडलाइट्स जली हुई थी और लोग सावधानी से ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहे थे। विजिबिलिटी तो बहुत कम है सर, देख ही रहे हैं आप सामने में जो है 100 मीटर 150 मीटर की जो है विजिबिलिटी है सर। गाड़ी चलाने में दिक्कत तो हो रही है सर, बराबर वाइपर वगैरह का जो है इस्तेमाल करके जो है गाड़ी किसी तरीके से जो है चला रहे हैं सर। एक दिन पहले भी राजधानी में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया था, लेकिन शनिवार को पारा कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया और इसकी वजह पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी है। और पहाड़ी राज्यों में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, उसे देखते हुए लगता है कि इस बार नए साल पे ठंड काफी रहेगी और शायद नए साल का मजा भी ये ठंड किरकिरा कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में सर्दी और बढ़ने वाली है, इसीलिए लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी गई है और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली में 2 डिग्री वाली सर्दी का सितम है और माना जा रहा है कि पारा अभी और नीचे जा सकता है।
शनिवार की सुबह दिल्ली के लोधी रोड इलाके में अभी तक का सबसे कम तापमान यानी 1.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं आयानगर में यह तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस रहा। सफदरजंग एनक्लेव में तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस और पालम इलाके में पारा 3.1 डिग्री रहा। और सर्दी का इस सितम कमोबेश दिल्ली एनसीआर में भी ऐसा ही है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में सुबह सड़कों पर सन्नाटा नजर आया और जिनके लिए घर के बाहर निकलना मजबूरी है वो अलाव तापते दिखे। कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए लोगों के पास आग के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। खासकर मजदूर तबके के लिए ऐसी सर्दी किसी आफत से कम नहीं है। और लेबर क्लास वाले आदमी क्या करेगा, आग जला के बैठेगा, उसके लिए है क्या। काम में करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। चाय पानी गर्म पानी करने पड़े, जब उसी में खाने पीने के लिए परेशानी है। रोज का कमाना रोज का खाना, इनका काम ही ये है। रोजी रोटी के जुगाड़ में लोगों को सड़क पर तो निकलना पड़ा, लेकिन ठंड का आलम यह है कि उनके हाथ पैर अकड़ गए और इन्हें केवल कंबल ओढ़कर ई रिक्शा चलाना पड़ा। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे बर्फीली हवाएं जो हैं बर्फीले इलाकों से सीधे दिल्ली एनसीआर पर अटैक कर रही हैं। साथ ही साथ कोहरे का भी असर है, यानी सर्दी और कोहरे का दोहरा अटैक हुआ है। और लोग किस तरह से खुद को बचा रहे हैं वो भी हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे भी हैं और बाकी लोग भी हैं और वो किसी तरह से अलाव ताप कर खुद को इस सर्दी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाड़ कपाती ठंड को देखते हुए प्रशासन स्कूल कॉलेज को बंद करने का निर्देश दे चुका है, लेकिन मुश्किल ये है कि अगले कुछ दिनों में पारा और नीचे जाने के आसार हैं। मौसम विभाग की नसीहत है कि ऐसी ठंड में जरूरी न हो तो घर से बाहर नहीं निकलें, लेकिन देश की राजधानी में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके पास घर ही नहीं है। सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग फ्लाईओवर के नीचे या फुटपाथ पर 2 डिग्री वाली ठंड का टॉर्चर झेल रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही सुविधाएं नाकाफी हैं। रोजी रोटी के लिए राजधानी आए गरीब बेसहारा लोगों के लिए ये ठंड एक बड़ी चुनौती बनकर आई है। कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए ये लोग किसी फ्लाईओवर का आसरा लेकर सर्दी का सामना करने के लिए मजबूर हैं। 100 साल में इतनी ठंड कभी नहीं पड़ी है दिल्ली में, और उसके बावजूद भी ये लोग जो आप मेरे आसपास देख रहे हैं, ये यहीं पे एक फ्लाईओवर के नीचे यहीं पे रह रहे हैं और इसी ठंड में अपने आप को 2-3 कंबलों में ओढ़ कर अपने पूरी जो जिंदगी है ऐसे ही निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के बारे में सोचा नहीं गया। दिल्ली में कई रैन बसेरे बनाए गए हैं जहां ऐसी ठंड में लोगों को आसरा मिल सके। कम्बल और पानी का व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। लैट्रिन बाथरूम बाहर में है, ऐसे ही निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के बारे में सोचा नहीं गया। दिल्ली में कई रैन बसेरे बनाए गए हैं जहां ऐसी ठंड में लोगों को आसरा मिल सके। कम्बल और पानी का व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। लैट्रिन बाथरूम बाहर में है, व्यवस्था किए हुए हैं। और क्या आप कुछ आईडी वगैरह मांगते हैं या फिर यहाँ पे कोई भी आके रह सकता है? क्या आईडी मांगते हैं। अच्छा, आईडी देखते हैं, आईडी के अनुसार हम डायरी मेंटेन करते हैं। अगर किसी के पास आईडी वगैरह ना हो तो विशेष परिस्थिति में उस पर रखते हैं और निगरानी उस पर थोड़ा ज्यादा रखते हैं हम लोग। सरकार की कोशिश है कि यहाँ रहने वालों को जरूरी सुविधाएं मिले। ऐसी ठंड में अलग अलग रैन बसेरों में सैकड़ों लोगों को आसरा मिला है। इसके अलावा आश्रय गृह यानी शेल्टर होम है। ठंड से बचने के लिए यहाँ आने वालों का सिलसिला बना रहता है, लेकिन ऐसी आबादी बहुत ज्यादा है और रैन बसेरे कम हैं। लिहाजा कुछ लोगों के लिए बस स्टैंड की शेड रात गुजारने की जगह बन जाती है। कोई फुटपाथ किनारे आग जलाकर रात काट देता है तो कोई सड़क के बीच बने डिवाइडर पर करवटें बदलता रह जाता है। ऐसी सर्द रातों में अगर अपना शहर हो तो लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन राजधानी में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। दिल्ली में 180 के करीब स्थायी और अस्थायी रैन बसेरे होने के बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से यहाँ पे सड़क के आसपास जीते हैं। कहीं न कहीं इनकी मजबूरियां कुछ ऐसी हैं कि इनको सड़क के आसपास रहना पड़ रहा है। कहीं न कहीं ये भी एक कारण है कि चाहे 180 के आसपास रैन बसेरे हो और कई सारे अभी भी बनने बाकी हो और बन भी रहे हो, फिर भी इन लोगों का अपने काम काज और इतनी आबादी और इतने लोग होने के बावजूद, इतने लोग हैं दिल्ली में कि अब उन रैन बसेरों में भी कहीं न कहीं जगह नहीं बची है। कपकपाती ठंड और फुटपाथ पर सोए लोग दिल्ली के लिए तस्वीर नई नहीं है, लेकिन इस बार 2 डिग्री वाली सर्दी ऐसे लोगों के लिए बड़ा संकट लेकर आई है। दिल्ली में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। कांग्रेस के 135वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
यूपी सरकार 3 तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को नए साल से 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार देर रात श्री काशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण किया और बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन भी किया। यूपी के मुरादाबाद में कोहरे और ठंड की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहां कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। मध्य प्रदेश में भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक लकड़ी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मेरठ में एक तेज रफ्तार टैंकर की चपेट में कार के आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दिल्ली के महारानी बाग में एक दुकान में आग लगने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के गाजियाबाद में एक कार डीलर के ऑफिस में घुसकर 2 युवकों को बदमाशों ने गोली मार दी। इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जबरदस्त बर्फबारी से पेड़ और पहाड़ पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। चीन ने देश के सबसे बड़े रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 के जरिए अपने सबसे भारी और अत्याधुनिक संचार उपग्रह को लॉन्च किया। ईरान, रूस और चीन ने हिंद महासागर और ओमान क्षेत्र के समुद्र में 4 दिन का संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास शुरू किया। और आंख कान खोल के में अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कहां एक नाबालिग पर पुलिस ने बरपाया कहर, और साथ ही दिखाएंगे टिड्डी दलों ने कहां मचाया आतंक। हिमेश रेशमिया ने एक नया वीडियो जारी किया है। एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई फिल्म हैप्पी हार्डी और हीर के प्रमोशन का एक वीडियो शेयर किया। ये फिल्म 31 जनवरी को रिलीज होगी। मेरे दिल का बंगला कर लो क्यों पाई, मेरे दिल का बंगला कर लो क्यों पाई, क्यों पाई क्यों पाई। अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जिसमें रितेश जेनेलिया के गले में टाई बांधते नजर आ रहे हैं। अच्छा कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। अपनी फिटनेस के लिए चर्चा में रहने वाले अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वो जिम में फाइट प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। अभिनेता वरुण धवन और नोरा फतेही ने अपना गाना गर्मी कुछ अलग अंदाज में लॉन्च किया, जिसमें दोनों ने कारों से निकलकर अपने किलर डांस मूव से सबको हैरत में डाल दिया। अभिनेत्री सारा अली खान ने अपने फिल्म सिम्बा के 1 साल पूरे होने पर शूटिंग के दौरान की गई मस्तियों का वीडियो शेयर किया। सेंसेशन सही गाना है। सेंसेशन अभिनेता अजय देवगन ने डायरेक्टर रोहित शेट्टी की नई फिल्म सूर्यवंशी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सिंघम और सिम्बा सूर्यवंशी के साथ नजर आए। जब भी वो किसी लड़की को बुरी नजर से देखने की कोशिश करेंगे, उनके मन में ये डर, ये ख्याल आना बहुत जरूरी है कि कुछ ईड़े खाकी वर्दी वाले आएंगे और ठोक के चले जाएंगे। असम में कांग्रेस की संविधान बचाओ भारत बचाओ रैली की अगुवाई करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए।
और मुझे दुख हो रहा है, डर लग रहा है कि एक बार फिर ये प्रदेश बीजेपी के कारण हिंसा के रास्ते पे आस्ते आस्ते फिर से लौट रहा है। असम में युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी प्रदेशों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गोली मारने की क्या जरूरत, जान लेने की क्या जरूरत? मगर नहीं, जो जनता की आवाज है, युवाओं की आवाज है, माताओं बहनों की आवाज है, उसको बीजेपी के लोग सुनना नहीं चाहते। जो पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 9% पे चलती थी, जहां पहले युवाओं को रोजगार मिलता था, जहां पहले देश के बारे में ओबामा कहते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते थे, हमारा तो मुकाबला अब सिर्फ हिंदुस्तान और चाइना कर सकते हैं। आज बीजेपी के लोगों ने उसी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। हम बीजेपी को, आरएसएस को असम की हिस्ट्री, भाषा, संस्कृति पर आक्रमण नहीं करने देंगे। असम को नागपुर नहीं चलाएगा, असम को आरएसएस के झंडी वाले नहीं चलाएंगे, असम को असम की जनता चलाएगी। असम को नागपुर नहीं चलाएगा, असम को आरएसएस के झंडी वाले नहीं चलाएंगे, असम को असम की जनता चलाएगी। कांग्रेस पार्टी के 134 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर स्थापना दिवस मनाया गया। पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी का झंडा फहराया और इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए देश भर से पार्टी के बड़े नेता दिल्ली पहुंचे थे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अलावा मोतीलाल वोरा और ए.के. एंटनी जैसे नेता मौजूद रहे। पहले राहुल गांधी दफ्तर पहुंचे, फिर उनके बाद सोनिया गांधी आईं, जिनका स्वागत फूल मालाओं से किया गया। इसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम गाया। राष्ट्रीय गीत के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी का झंडा फहराया। और फिर इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सोनिया गांधी ने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, इसीलिए कांग्रेस के लिए स्थापना दिवस का ये मौका खास था। वहीं कार्यक्रम में शामिल राहुल गांधी ने एनपीआर के मुद्दे पर सरकार को घेर लिया। ये जो पूरा तमाशा चल रहा है, ये नोटबंदी नंबर 2 है। इससे हिंदुस्तान के सब गरीबों को ऐसा नुकसान होने वाला है, नोटबंदी को भूल जाए वो। ये झटका जो लगेगा ना, नोटबंदी से दुगना बड़ा झटका है। ये बेसिक आइडिया क्या है कि हर गरीब, हिंदुस्तान के हर गरीब से बोलो कि भैया आप हिंदुस्तान को बताओ कि आप नागरिक हो, हाँ या ना। मगर जो उनके 15 दोस्त हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने पूरा कहा कि हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। उसके बाद आपने डिटेंशन सेंटर की वीडियो देखी होगी, तो आप डिसाइड कर लीजिए झूठ कौन बोल रहा है। और वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार करने में देर नहीं की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि नागरिकता कानून के खिलाफ फैलाया जा रहा झूठ हारेगा। बकवास ब्रिगेड का जो बोगस बैशिंग बाजार है, उसके माध्यम से वो जिस तरह का बोगस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं, किस तरह से समाज में बिखराव और टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको एक बात समझ लेना चाहिए, इस बकवास ब्रिगेड का बोगस बैशिंग बाजार बंद होगा और सच का बोलबाला होगा और झूठे का मुंह काला होगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी ने आम जनता के बीच चार्जशीट जारी की। बीजेपी के आरोप पत्र में केजरीवाल सरकार पर पानी, बिजली, शिक्षा, स्कूल, यूनिवर्सिटी और अस्पताल को लेकर किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया गया है। आरोप पत्र को झूठ और विश्वासघात की आप सरकार का नाम दिया गया है। बीजेपी का आरोप है कि 70 वादों में केजरीवाल ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली में प्रदूषित पानी और हवा के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में गंदे पानी के कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में अवैध कॉलोनी का मामला केजरीवाल ने 5 साल तक लटकाए रखा।
साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि नागरिकता कानून पर आप नेता हिंसा को भड़का रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस वाले एक नाबालिग लड़के की बेरहमी से पिटाई करते हुए दिखे, जिसमें साफ दिखा कि बगैर कपड़े के एक लड़के को सिविल ड्रेस में 2 पुलिसकर्मी लाठी डंडों से पीट रहे हैं। इस दौरान नाबालिग बच्चा चीख रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन पुलिसकर्मियों को उस पर दया नहीं आई और वो नाबालिग बच्चे के शरीर के हर हिस्से पर डंडों से वार करते रहे। इस दौरान वहां मौजूद बाकी के पुलिस वाले इस लड़के को पीटे जाने का आनंद लेते रहे। इतना ही नहीं, बेरहमी से पिटाई करने के बाद दोनों पुलिस वाले जोर जोर से हंसने लगे। ये मामला सामने आने के बाद एसपी दमोह ने दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। संभवतः दिखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोतवाली दमोह थाना परिसर का है और जिसमें 2 व्यक्ति सिविल ड्रेस में संभवतः आरक्षक है, वो एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं और जिसके आधार पे उनकी पहचान कराई गई तो उन 2 आरक्षकों को अभी लाइन अटैच किया गया है और एसडीओपी तेंदुखेड़ा को इनकी जांच दी गई है। अमानवीयता से भरे इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, लेकिन ये वीडियो कब का है और इसे किसने बनाया, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलीपींस में तूफान ने भारी तबाही मचाई। फिलीपींस के मध्य हिस्से में चक्रवाती तूफान फानफोन ने जबरदस्त तबाही मचाई, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग लापता हो गए। तूफान की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। मध्य प्रदेश में दमोह के पटेरा में एक दबंग ने एक पटवारी की कॉलर पकड़कर उसके साथ गाली गलौज की। इस घटना के बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन किया और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अपनी मांगों को लेकर लगातार 19 दिनों से धरने पर बैठे 22 लेखपालों को बर्खास्त कर दिया गया है। 24 लेखपालों को निलंबित किया गया है और 209 लेखपालों को नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई के बावजूद बड़ी संख्या में लेखपालों ने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास रैन बसेरा नहीं होने की वजह से रिकॉर्ड तोड़ ठंड में बेसहारा लोगों को फुटपाथ पर ही सोना पड़ा। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद के बाद मशहूर टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में वीडियो जारी करने की धमकी दी। शेख रशीद का वीडियो जारी होने के बाद सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ट्रोल करने के बाद हरीम शाह ने यह धमकी दी। पंजाब के जलंधर में 3 दिनों तक चलने वाले 144वें श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन की शुरुआत हुई। ये सम्मेलन श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित किया गया है। जलवायु परिवर्तन की भयावहता को बताने वाला शब्द क्लाइमेट इमरजेंसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना। इस शब्द को शामिल करने का श्रेय जलवायु एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम ने दिल्ली में निखत जरीन को 51 किलोग्राम फाइनल में हरा दिया। इसी के साथ निखत का अगले साल होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर में खेलने का सपना टूट गया। गुजरात के सूरत की रोमा शाह ने रूस के मॉस्को में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते। पिछले 3 साल में रोमा 8 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता से मुंबई में हिंदुजा अस्पताल में जाकर मुलाकात की और मामा बनने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कई फिल्मी हस्तियां भी पहुंची थीं। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर से कांप रहा है। कड़ाके की ठंड की वजह से आम लोगों का जनजीवन ठप सा हो गया और हड्डियां जमा देने वाली इस ठंड से वाराणसी भी अछूता नहीं है। यहाँ सर्दी के साथ ही जमकर कोहरा भी पड़ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य हो गई है। लोगों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कड़ाके की ठंड की वजह से चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही लोग अपनी ठंड दूर करने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे और हम लोग कोहरा ताप रहे हैं। ठंडी की वजह से हम लोग को बहुत परेशानी, ठंड से बहुत अधिक ठंड। वहीं प्रयागराज में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ठंड की वजह से सड़कों पर ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है मानो जैसे कर्फ्यू लगा हो।
लेकिन इस ठंड में भी कुछ मजदूर काम करते दिखे। अरे ठंड से इतना बजे हाथ टूट जाता है, गल जाता है। हाथ बहुत ठंडा लगता है, बर्फ गिर रही है, ठंडी नहीं पड़ रही है, बर्फ। बर्फीली ठंड से बिहार की राजधानी पटना भी अछूती नहीं है। यहाँ ठंड से बचने के लिए लोग कपड़े जलाकर आग तापते दिखे। कपड़ा जला के ताप रहे हैं सर। सरकार ने हम लोग के लकड़ी देता है, न कम्बल देता है, न ओढ़ना बिछौना देता है। गरीब आदमी जहाँ पाते जहाँ कपड़े जला के तापते हैं। क्या करे, कपड़ा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हम लोग के सरकार तरफ से, कुछ नहीं। दिसंबर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से उत्तर भारत के लोग बेहाल हैं। लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। उधर रेगिस्तान की जमीन वाले राजस्थान में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आलम यह है कि राजस्थान में कई जगहों पर पारा माइनस में चला गया है। हालांकि राजस्थान में खून जमा देने वाली सर्दी का जिक्र आने पर सबसे पहले जहन में चूरू जिले का नाम आता है। मगर ठंड के मामले में अब चूरू को सीकर जिले का फतेहपुर शेखावटी मात दे रहा है। यहाँ तापमान -3 डिग्री तक पहुँच गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ कई वर्षों की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही है। 2 दिन से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। -3 डिग्री टेम्परेचर है। सुबह जब उठते हैं तो गाड़ी के शीशों पे बर्फ जमी हुई मिलती है, छत पे बर्फ जमी हुई मिलती है। बहुत ज्यादा सर्दी गिर रही है। राजस्थान में शीतलहर से प्रभावित जिलों में चूरू, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर शामिल हैं। यहाँ कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। ठंड की वजह से बर्तन में रखा पानी जम जा रहा है और पेड़ों पर जमी बर्फ की परत मोतियों जैसा एहसास करा रही है। ये देखो राजस्थान का रेगिस्तान है। यहाँ पे झाड़ियों पे बर्फ जमी है। राजस्थान में लगातार 3 दिन से तापमान माइनस में चल रहा है। इसकी वजह से देखो पानी पूरा झाड़ियों में बर्फ में तब्दील हो चुका है। जगह जगह आप देखोगे वहाँ ही बर्फ आपको नजर आ रही है। पूरा बर्फिस्तान कह सकते हो इसको, राजस्थान नहीं। आप फतेहपुर में शनिवार सुबह मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जिससे लोगों को हाड़ कपा देने वाली सर्दी महसूस हुई। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ यूपी की योगी सरकार सख्त हो गई है। योगी सरकार ने हिंसा फैलाने में अहम भूमिका निभाने वाले संगठन पर शिकंजा कस दिया है। योगी सरकार हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाने वाले PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगाने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश की खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में PFI की बड़ी भूमिका थी। यूपी सरकार का होम डिपार्टमेंट राज्य में PFI पर प्रतिबंधित करने का मसौदा तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया जाएगा। प्रदेश में प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के कई मामलों में PFI नेताओं के खिलाफ सबूत पाए गए, जिसके बाद अब तक PFI के लगभग 20 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में PFI संगठन सक्रिय है। अभी सिर्फ झारखंड में इस संगठन पर बैन है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 नेता आपस में ही भिड़ गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव और अशोक नालिया आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ गाली गलौज की। हरियाणा में गोहाना के कतूरा गांव के पास एक पेट्रोल पंप पर एक सेल्समैन से 3 युवकों ने 30,000 रुपए लूट लिए। लुटेरों के एक साथी ने पहले पेट्रोल भरवाया और उसके बाद उसके 2 साथियों ने सेल्समैन को हथियार दिखाकर जबरदस्ती रुपए लूट लिए। राजस्थान में कोटा के जेके लोन अस्पताल में 1 महीने में 77 बच्चों की मौत के बाद नए भेजे गए अधीक्षक का अस्पताल कर्मियों ने जोरदार स्वागत किया, जिसे देखकर वहां मौजूद बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने जमकर फटकार लगाई। किसी की मौत का तुम कोई आए तो हमारे सामने बात निकाल रहे हो। उनसे मिलूंगा मौत का तुम बात निकालो और आग कान खोल के मैं अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। लौट रहे फौरन वापस। सम्मानित किया था, लेकिन अब वो दयनीय जीवन जीने को मजबूर है और फुटपाथ पर अपना जीवन बसर कर रही है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका ने उनके घर को गिरा दिया है, जिसके बाद से उनका पूरा परिवार सड़क किनारे एक तिरपाल लगाकर रह रहा है। मैरी नायडू को 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया था। उस समय वो 16 साल की थी और उन्हें केंद्र सरकार ने सम्मानित किया था।
जिसके बाद मैरी को लगा कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी और सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी। जब मोदी जी से मिलने के बाद ऐसे लगा कि सबने बोला था हेल्प करेंगे, तो ऐसे लगा कोई ना कोई हेल्प करेगा। मीडिया वाले आए थे, सबने बोला कि हेल्प करेंगे, घर देंगे। सबने पूछा क्या हेल्प चाहिए, तो मम्मी पापा ने सबने बताया कि घर चाहिए और खेलने के लिए एक छोटा सा मैदान चाहिए, बस और कुछ नहीं। सबने बोला हेल्प करेंगे। उसके बावजूद भी 3-4 साल हो गए, कोई हेल्प नहीं है, किसी ने कुछ हेल्प नहीं किया घर के लिए। ना कोई पूछने आया कि पढ़ाई कैसे चल रही है, फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं। मैरी का सपना है कि वो एक दिन फुटबॉल में देश का नाम रोशन करें, लेकिन अब वो अपने माता पिता और 2 छोटी बहनों के साथ फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। और अब चलते चलते आज का गीत।